नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और आप देख रहे हैं द एक्सपर्ट टेबल, जहां हम मिलते हैं एक्सपर्ट से, बात करते हैं उन मुद्दों पर जो हमारी जिंदगी और सेहत से सीधे जुड़े हैं। देखिए, हम अपने दिल, फेफड़ों और ब्लड प्रेशर की चिंता तो करते हैं, लेकिन किडनी, पेशाब और यूरिनरी हेल्थ से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पेशाब में जलन हो, बार बार पेशाब आए, रात में बार बार उठना पड़े, किडनी में पथरी हो या पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सही जानकारी अक्सर कम होती है। और सबसे बड़ी बात, क्या हर परेशानी उम्र का हिस्सा है? क्या हर बार पेशाब में खून आना कैंसर का ही संकेत है? क्या सिर्फ ज्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन से बचा जा सकता है? और क्या ऐसी समस्याओं का इलाज आज बिना बड़ी सर्जरी के संभव है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तुषार दानी, जिनसे हम यूरोलॉजी से जुड़े हर सवाल पर जवाब लेंगे। सरल और जो सवाल आपके लिए लाभदायक हो, जो आप भी जानना चाहते हैं, वो तमाम सवाल जवाब होंगे। तो चलिए, बिना किसी हिचक के उन सवालों पर बात करते हैं जिनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ के हमारे कार्यक्रम में। द एक्सपर्ट टेबल का पहला एपिसोड है और आप आए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि लोगों के मन में हिचक होती है। हिचक इस बात की कि बार बार अगर यूरिन आना, यूरिन की समस्या होना, लोग खुलकर लोगों से नहीं बताते, डॉक्टर्स से भी नहीं बताते और कई बार देरी कर देते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने में। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू है कि पेशाब से संबंधित या सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित समस्याओं को लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, डॉक्टर के पास भी नहीं आना चाहते। ना सिर्फ डॉक्टर के पास, बल्कि वो अपने लाइफ पार्टनर से भी डिस्कस नहीं करते। इससे वो कभी कुछ ऐसी परेशानियां रहती हैं जो वो बहुत सालों तक अपने साथ रखे रहते हैं और जिससे उनके पारिवारिक जीवन में भी बहुत तनाव और अलग होने की नौबत तक आ जाती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि कभी भी किसी भी यूरिन या सेक्सुअल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें, उनसे पूछें। अगर दवाई की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी दवाई नहीं देगा, लेकिन सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ये सोच है हमारे समाज में कि यूरिन की प्रॉब्लम तो कॉमन है, ये तो हो जाता है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, हमको भी था, कुछ नहीं होता। ये एक बहुत गलत धारणा है, ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि डॉक्टर से अगर आप खुलकर बात नहीं करेंगे तो फिर आप बेहतर इलाज कैसे पाएंगे? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल तो खैर बहुत सारे सवालों की लिस्ट है आपसे जो पूछना है और लोगों को जानना है, लेकिन एक मन में सवाल ये भी आता है और मुझे लगता है कि बहुत लोग जानना चाहेंगे, एक डॉक्टर का रूटीन क्या होता है? डॉक्टर्स कैसे अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास तो कभी भी कॉल आ जाता होगा कि पेशेंट आ गए हैं, तो क्या इससे आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है? मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं तो लोग समझ पाएं कि क्यों वाकई में डॉक्टर्स को दूसरा भगवान कहा जाता है। नहीं, देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, पर इसका आंसर ज़्यादा अच्छा तो मेरी वाइफ दे पाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान वही होती है। राइट। हमारा रूटीन बहुत ही हैफाजत होता है, क्योंकि हमको सुबह भी कॉल आते हैं, रात में भी कॉल आते हैं और हमको कॉल उठाना पड़ता है, हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। राइट। बहुत सारे कॉल आते हैं जो इमरजेंसी नहीं होते हैं, पर तो भी पेशेंट दूर से कॉल करता है तो हमको उनको जवाब देना पड़ता है। कभी 6 बजे 5 बजे वो ये फ़ोन करते हैं कि हम आ रहे हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता, लेकिन हमको ये लगता है कि मैं गुस्सा करके, वो बेचारा जगदलपुर से आना चाह रहा है, मैं नहीं हूँ, तो वो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। वो छोटे छोटे गरीब मजदूर लोग हैं, उनका सेविंग करके वो आ रहे हैं दिखाने, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनको सही सलाह दें, देखें, उपलब्ध रहें। दूसरा, रूटीन थोड़ा सा तो हमारा ख़राब होता ही है। जैसे मेरी बेटी जब मैं ये पैदा हुई थी तब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। मैं अपनी बेटी और मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को शायद 2 महीने में एक ही बार मिल पाता था, एक ही घर में रहते हुए भी। मैं सुबह 6 बजे निकल जाता था, तब वो लोग सोते रहते थे। जब मैं रात में 1 बजे वापस आता था वो लोग सो चुके होते थे। अच्छा। तो ये तो प्रॉब्लम एक डॉक्टर्स के लिए भी धीरे धीरे फैमिली और डॉक्टर्स में ये चीज़ एडजस्टमेंट हो जाती है। फिर धीरे धीरे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमको भी समय निकालना सीखना पड़ता है परिवार के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपका परिवार है। अगर परिवार खुश नहीं रहेगा
तो आप भी काम खुशी खुशी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार साथ होता है तभी आप बोलते हैं ना कि निस्फिक्र काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब आपकी बेटी हुई और उस दौरान के क्या हालात थे। मुझे लगता है कि अगर आपके वाइफ का वो सपोर्ट नहीं होता तो आप भी इस तरीके से काम नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि आप वी केयर हॉस्पिटल से आते हैं, वी केयर हॉस्पिटल कैसी सुविधा लोगों को मुहैया करा रहा है? क्योंकि राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूंगी तो मुझे लगता है सैकड़ों अस्पताल हैं, सैकड़ों प्राइवेट अस्पताल हैं जो अच्छे अच्छे अस्पताल हैं जहां डॉक्टर्स अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई अलग जगह से रायपुर आता है, वाई दे विल चूज़ ओनली वी केयर? वी केयर में ऐसी क्या फैसिलिटी दी जा रही है और आप लोगों की टीम कैसे काम कर रही है, ये भी बताइएगा। देखिए, जो हमारा वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो एक मिड सेगमेंट हॉस्पिटल है, 100 बेड का। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मरीज घुसने से पहले थोड़ा सा घबराता है क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट को लेकर डायरेक्ट आपका जो कॉर्पोरेट सेटअप में वो वहाँ के ओनर या सीनियर डॉक्टर से मिलना बहुत डायरेक्टली कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे हमारे जो डायरेक्टर डॉक्टर विवेक पांडे हैं, वो हर पेशेंट को पर्सनलाइज केयर देते हैं। उनकी ना सिर्फ अपने पेशेंट बल्कि दूसरे विभाग के मरीजों को भी वो जाके मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कोई समस्या है, फाइनेंशियल इशू है, पर्सनल इशू है। कई बार हम पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे हम डिस्काउंट देते हैं पेशेंट को, जितना हमसे संभव हो सकता है। हम मरीजों को एक्स्ट्रा रुकने के लिए अलाउ करते हैं। ये सब सुविधा किसी बड़े हॉस्पिटल में थोड़ी सी मुश्किल होती है, उनका भी रीज़न और लॉजिस्टिक जायज़ है, उसमें वो गलत नहीं है। लेकिन और दूसरी बात है सुविधाओं की, हमारे हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे मेरा विभाग है यूरोलॉजी, इसमें हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, पेनिस, टेस्टिस से संबंधित सारे इलाज, पथरियाँ, कैंसर लेप्रोस्कोपिकली और लेज़र से करते हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग हमारा बहुत डेवलप्ड है, जिसमें डॉक्टर हर्षित मिश्रा हैं जो ने एम्स दिल्ली से MCH न्यूरो सर्जरी की है। उनका बहुत स्पेशलाइज केयर है ब्रेन ट्यूमर और रीढ़ के परेशानियों को लेकर। डॉक्टर विपुल प्रशांत ऑर्थोपेडिशियन हैं जो काफ़ी फेमस हैं रायपुर शहर में, खासकर स्पेशल जैसे TKR है, पेल्विक बोन की सर्जरी जो बहुत जटिल होती है और छत्तीसगढ़ में 2 ही 3 लोग हैं वो जो करते हैं, उसमें से डॉक्टर विपुल एक है। बाहर भी बड़े अस्पतालों में, कॉर्पोरेट में भी जब वो पेशेंट आते हैं तो उनको ही बुलाया जाता है वो सर्जरी करने के लिए। इसके अलावा हमारा इंटेंसिव विभाग बहुत अच्छा है डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह के अंडर, काफ़ी समय से वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। मेडिसिन विभाग में हमारे 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर सिद्दीकी, वो लोग पूरे समय अपनी सेवाएं देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ तो ऐसे मरीज होते होंगे जिनके पास शायद वो बजट नहीं होता होगा जो एक बेहतर इलाज के लिए ज़रूरत होती है कई बार, तो क्या वी केयर ऐसे मरीजों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था रखता है? बिल्कुल। बिल्कुल। आज ही एक मेरा अपना मरीज डिस्चार्ज हुआ जो एक 2 साल का बच्चा था जिसको पेशाब संबंधी एक गंभीर बीमारी, इसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व बोलते हैं। उसका मैंने सर्जरी की थी। वो बहुत ही गरीब है, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास आयुष्मान कार्ड भी उनका नहीं बना क्योंकि वो बाहर स्टेट के थे। तो डॉक्टर विवेक ने जो कुछ डोनेशंस लेके और हमारी तरफ से हम लोगों ने सबने मिलके एक कंट्रीब्यूशन किया कि एटलीस्ट मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशन का जो खर्चा है वो हम अपनी तरफ से बेयर करेंगे। तो हम लोगों ने 25-30 हज़ार इकट्ठा किया आपस में मिलके, और वो हॉस्पिटल का जो खर्चा था वो हमने को अपने पैसे से दिया और बाकी उनसे अलग से कोई इलाज नहीं किया। अभी ही डिस्चार्ज करके आया हूँ उन पेशेंट को मैं। वाह डॉक्टर साहब, इसके लिए तो आप लोग तारीफ़ के लायक है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोग बेहतर इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और उनको प्राइवेट अस्पताल में भी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन वी केयर जिस तरीके से काम कर रहा है वो अप्रिशिएटेबल है। चलिए, आप फिर से यूरोलॉजी की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगी, क्योंकि यूरोलॉजी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। जैसे कि कई बार होता है कि यूरिन में ब्लड आ जाना, ये कितना रिस्की है और कब मरीज को डॉक्टर के पास तुरंत चले ही जाना चाहिए, अब वेट नहीं करना चाहिए? देखिए, यूरिन में ब्लड आना ये बहुत एक सामान्य इन्फेक्शन में भी हो सकता है जो सबसे कॉमन है, स्टोन में भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है और कैंसर में भी हो सकता है। तो जब भी यूरिन में ब्लड है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए ताकि वो उस हिसाब से जांच करके उसका समुचित इलाज कर सके। यूरिन में ब्लड को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि बाद में इलाज करा लेंगे, हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन डीले की वजह से कई बार परेशानी बढ़ जाती है। और ये भी लोगों के मन में एक सवाल रहता है डॉक्टर साहब कि यूरिन में ब्लड आना मतलब संकेत है कैंसर का, क्या वाकई में वो कैंसर का ही संकेत होता है? वो कैंसर एक कारण है, बहुत सारे कारणों में से कैंसर भी एक कारण है। सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन, UTI
जिसमें यूरिन में सामान्यतः ब्लड आता है। स्टोन का होना किसी भी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर या किडनी में, उसमें बहुत बार पेशेंट को यूरिन में ब्लड आता है। कोई चोट लगना, उससे कई बार ब्लड आता है यूरिन में, और उनमें से एक कारण कैंसर भी है। तो हमें नहीं समझ आएगा कि ये यूरिन में ब्लड कैंसर की वजह से आ रहा है कि नहीं, जब तक आप जांच नहीं कराएंगे। तो हर एज के पेशेंट का, जब यंग एज के पेशेंट यूरिन में ब्लड लेके आते हैं, देन वी डोंट सस्पेक्ट डायरेक्टली कैंसर है उनको। तब हम पहले इन्फेक्शन, स्टोन को रूल आउट पहले करना चाहते हैं। बट कोई 60-70 साल के बुजुर्ग आते हैं तो उनमें हम पहले फिर प्रोस्टेट संबंधित समस्या या कैंसर को रूल आउट करते हैं। खासकर अगर ब्लड पेन के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर बहुत निर्भर करता है। अगर यूरिन में ब्लड दर्द के साथ है तो इन्फेक्शन, स्टोन के कारण ज़्यादा है। अगर यूरिन में ब्लड बिना किसी दर्द के है तब कैंसर की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, पेनलेस इमेच्योर जिसको बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि यंग एज के लोग भी आते हैं, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या किडनी की समस्या में कोई एज लिमिट देखी जाती है या किसी भी एज में आपके पास मरीज किसी भी एज का आ रहा है? हम एंटीनेटल, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तब से किडनी की और पेशाब की समस्या शुरू होती है। जो कि कई बार जानलेवा हो सकती है, कई बार उसके लिए आपको एबॉर्शन भी कराना पड़ सकता है। उससे लेकर 90-100 साल तक पेशाब संबंधी समस्याएं आती हैं। तो ये ऑल ओवर एज ये यूरोलॉजी की समस्या मरीजों में देखी जाती है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरीके से वी केयर हॉस्पिटल में आप डॉक्टर्स ने मिलकर एक पेशेंट का इलाज कराया, और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी केस स्टडी होगी आपके पास। लेकिन मैं वी केयर के आपकी एक ऐसी केस स्टडी जानना चाहूँगी, या जो भी आप अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहे कि कोई पेशेंट आपके पास आया, वो बहुत परेशान होगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट को ये बताना कि तुमको ये समस्या, उसके साथ उसके मन को पॉजिटिव करना भी बहुत ज़रूरी है, यानी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो कोई स्टडी आप बताना चाहते हैं कि आपने पेशेंट को बताया कि आपको ये समस्या है, तो उसका एकदम अजीब सा रिएक्शन आया हो और फिर आपको समझाना पड़ा हो उसको कि परेशान मत हो टाइप? जैसे एक मरीज थे, वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी समय से पेशाब में जलन, बुखार कभी कभी आना, बहुत जगह उन्होंने जांच कराया लेकिन कोई परिणाम नहीं आया था उसका। फिर जब मैंने जांच की तब मुझे पेशाब के टीबी का शंका हुई और उसकी जांच कराई तो वो पॉजिटिव आई। अच्छा। तब पहले उनका रिएक्शन था कि पेशाब में भी टीबी होता है, क्योंकि टीबी तो सिर्फ छाती में होता है उनके हिसाब से, जैसा वो सुने थे। तो पहले उनको समझाया गया डॉक्टर साहब कि पेशाब का टीबी भी कॉमन है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हर अंग को इफेक्ट कर सकती है, शरीर के हर अंग। कोई भी ऐसा सिम्टम जो आपको समझ नहीं आ रहा वो टीबी हो सकता है। अच्छा। तो उनको पेशाब का टीबी निकला। पहले तो वो काफ़ी घबराई और बहुत उनमें शंका थी कि सही भी है कि नहीं। फिर मैं बोला कि आप एक काम कीजिए, इलाज शुरू करने से पहले आप गूगल में पढ़िए, आप कहीं और जाके रिपोर्ट लेकर सलाह लेके आइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी भी मन में शंका हो तो आप किसी दूसरे यूरोलॉजिस्ट से मिल के दिखाइए कि सर ने ये बताया है, मेरी रिपोर्ट ये आई है, वो ये करने बोले हैं, क्या ये करवाना चाहिए। आप आश्वस्त होकर ट्रीटमेंट कराइए। फिर वो 2-3 जगह पूछ के आई, फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर आपका डायग्नोस सही है। फिर उनका मैंने पेशाब की नली में सिकुड़न थी, उसमें एक स्टेंट डाला और उनको टीबी की दवाई शुरू हुई। अभी उनके ऑलमोस्ट 6 महीने ख़त्म होने वाले हैं और वो एकदम सामान्य है अभी। शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। ओके सर, आपने जिक्र किया कि पेशाब में टीबी क्या होता है और कैसे हो जाता है ये मरीज? देखिए, इसको अपन बोलते हैं जेनेटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके। ये किडनी, यूरेटर, ब्लैडर सारे पार्ट्स को प्रभावित करता है। पेशाब में टीबी हिमेटोजिनस रूट से भी आ सकता है, मतलब जैसे चेस्ट का, छाती का टीबी है, वहाँ से किडनी में आ गया, या डीनोवो अपने आप टीबी स्टार्ट हो सकता है। लिम्फेटिक रूट से आ सकता है, जैसे जो लिम्फ ग्रंथियाँ होती है उनसे भी आ सकता है। तो पेशाब में टीबी के लक्षण जो होते हैं उसमें सबसे पहला लक्षण है इंटेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब बार बार पेशाब लगना। आप दिन में 50 से 60, 100 बार मरीज पेशाब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेशाब की थैली बहुत सिकुड़ के छोटी हो जाती है। अच्छा। जिसको हम थिम्बल ब्लैडर बोलते हैं। थिम्बल मतलब जैसे जो हमारे जो दर्जी होते हैं वो अपने अंगूठे में एक स्टील का एक कैप पहनते हैं ताकि उनको पिन ना गड़े, दैट इज कॉल्ड ए थिम्बल। तो थिम्बल ब्लैडर उससे दिया गया कि पेशाब की थैली कैपेसिटी उतनी छोटी हो जाती है, 40-50 ml कैपेसिटी। तो उनको इंटेंस फ्रीक्वेंसी होना, बार बार जैसे पेशाब में खून जाना और बाकी रूटीन टेस्ट नेगेटिव आना, तो ये बहुत एक पहला संकेत होता है। और अगर पास हिस्ट्री है उनको टीबी की, कभी छाती का टीबी हुआ है, उसकी दवाइयाँ उन्होंने ली है, तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत होता है। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग में जैसे हम सीटी स्कैन करके किडनी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस देखते हैं जो टीबी का संकेत करता है जी। तो फिर हम टीबी की जांच करते हैं। मेन चीज़ ये है कि टीबी की जांच पेशाब में
पॉजिटिव होने के बाद भी 30% केसेस में ही पॉजिटिव आती है, क्योंकि उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो कई बार हमको एम्पेरिकली टीबी की दवाई शुरू करनी पड़ती है मरीजों में। ओके डॉक्टर साहब, मैं एक आम समस्या होती है लोगों की, कई बार होता है लोग काम के चक्कर में ना यूरिन रोक के रखते हैं, और मुझे लगता है कि हर ऑफिस में ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि अरे हमारा ये काम खत्म हो जाए तब हम जाएंगे, बहुत इसको कैजुअल ले लेते हैं, लेकिन वही कई बार समस्या बन जाती है आगे चल के, यूटीआई, बहुत तमाम दिक्कतें, चाहे लड़कियों को मैं बात करूं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, किसी में भी दिक्कत वो देखने को मिलती है। तो ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, और ऐसे लोग जो काम के चक्कर में कि अभी हम यूरिन रोक लें या सोचते हैं कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो हम वहां पहुंच जाए, हम तभी जाएंगे, तो कितना रिस्की होता है ये? देखिए, कभी कभार थोड़ा बहुत रोकना इज नॉर्मल एंड नेचुरल, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बार बार ये आदतन रोकना, लंबे समय तक रोकना आपको परेशानी दे सकता है। लंबे समय तक पेशाब बचने से क्या होता है, धीरे धीरे थैली की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती हैं, जिसको डेट्रूजर मसल बोलते हैं। तो पेशाब के पूरा खाली होने में फिर तकलीफ होना शुरू हो जाना। दूसरा, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना। जब स्टेसिस होता है यूरिन का, तो जो ब्लैडर के अंदर हमारे एक म्यूकोजल बैरियर है जो इन्फेक्शन को रोकती है, उस बैरियर में ब्रीच होना शुरू हो जाता है, तो फिर इन्फेक्शन बार बार या जल्दी हो सकता है। तो इसको आदतन ना बनाएं, कभी कभार किसी मजबूरी में, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो सभी करते हैं। हाँ। बट ये आदतन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल एक और आपसे ये रहेगा कि एक स्वस्थ किडनी के लिए हर किसी को क्या करना चाहिए? देखिए, एक स्वस्थ किडनी के लिए सबसे ज़रूरी है अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, ना ओवर करें ना अंडर करें। हाइड्रेशन शुड बी एडिक्वेट एज पर योर वर्क प्रोफाइल। जैसे जो आप काम करते हैं, आप क्लोज इन्वायरमेंट में काम करते हैं, आप धूप में काम करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप कितना लिक्विड इंटेक करेंगे, नंबर 1। दूसरा, किसी भी समस्या हो पेशाब की, चाहे दर्द हो, चाहे पेशाब में खून हो, बार बार पेशाब आए, इसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको जन्मजात एक किडनी है तब आप ज़्यादा सचेत रहें। आपके घर में किसी को किडनी की बीमारी है, माँ बाप भाई बहन को, तब आप ज़्यादा सचेत रहें। तो ये चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और उस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बीपी और शुगर, जो सबसे बड़े दुश्मन है किडनी के। अच्छा। खासकर शुगर। तो अपना शुगर एडिक्वेटली कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, क्योंकि डायबिटीज़ है जो इवेंचुअली आपकी किडनी को ख़राब करेगा ही। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल लोगों के मन में अक्सर रहता है कि जब पेशेंट डायलिसिस के कंडीशन में आ जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिकवर करेगा, तो ये मिथ है या वाकई में ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, ये पार्शियली मिथ है, क्योंकि डायलिसिस किस वजह से हो रहा है वो ज़रूरी है। एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी, एक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जब एक्यूट किडनी इंजरी है तो वो किस कारण से है? अगर वो एक्यूट किडनी इंजरी, देखिए यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी दो अलग ब्रांचेज हैं। नेफ्रोलॉजी इज मेडिकल डिजीज़ जो देखते हैं। तो अगर मेडिकल डिजीज़ के कारण है कि सर्जिकल डिजीज़ है, अगर वो डिजीज़ सर्जिकल है, जैसे दोनों पेशाब की नली में स्टोन फंस गया तो किडनी ब्लॉक होने से एक्यूट किडनी इंजरी हुई और उनको डायलिसिस करना पड़ रहा है, और समय पर फिर हम इंटरवेंशन करेंगे तो वो किडनी रिकवर हो जाती है। कभी कभार एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है, एटीएन, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव होने से या किसी ट्रॉमा से। दूसरा, एथलीट जो बहुत तेज भागते हैं, बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं, उनको कई बार मायोग्लोबिनूरिया होता है, उससे किडनी कई बार एक्यूट किडनी इंजरी होती है। ये सारी चीज़ें कई बार रिवर्सिबल होती हैं, 2-4 डायलिसिस करके या इंटरवेंशन करके ये ठीक हो जाती है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, खासकर जैसे जो शुगर बीपी के मरीजों को होती है, इनकी रिवर्सिबिलिटी कम होती है। ये इसकी प्रोग्रेस को आप स्टॉप नहीं कर सकते, बट बहुत स्लो कर सकते हो प्रॉपर ट्रीटमेंट करके। तो सीकेडी में भी हमारी स्टेजेस होती है 1, 2, 3, 4, 5। आप किस कैटेगरी में है, आपकी रिवर्सिबिलिटी, आपका डायलिसिस डिपेंडेंट होना, उस पर बहुत निर्भर करता है। ओके ठीक है डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल की बारी है, और मैं आखिरी सवाल आज आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर के सफ़र में कभी कोई ऐसी स्टोरी हुई जब आप भी इमोशनल हो गए? हाँ, जैसे जब भी हमारा कोई मरीज है, जैसे मेरी एक बहुत पुरानी पेशेंट थी एंड उनको किडनी में बहुत सारा मवाद था। हमने पूरा कोशिश किया कि उसको हम ठीक करें, बट इवेंचुअली वी कुडंट सेव हर इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ हर एफर्ट्स। दैट टाइम आई वाज वेरी इमोशनल बिकॉज आई वाज लिटरली बिहाइंड हर टू गेट ट्रीटेड. She was delaying it and she was young mother. So I literally wanted to save her. So for that, me and my colleague, we stayed in the hospital for 6 consecutive days. We did not go home also. हम लोग यहीं रुके कि हम 24 घंटे देखेंगे इसको, क्योंकि इसको हमको बचाना है, पर हम नहीं बचा पाए. That day I was very sad.
बट ऐसे इंसिडेंसेस तो हमारी लाइफ में बहुत कॉमन है, आते रहते हैं। हर पेशेंट से आपका एक पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि वो बार बार आपसे दिखाने आता है, आप उनकी परेशानियाँ देखते हो, फाइनेंशियल, फैमिलियल, तो आप उनसे कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट, एक रेपो बनता है आपका। उनका वो खुश होते हैं, अच्छा होते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, आपका हमारा भी दिन अच्छा हो जाता है। वो दुखी होते हैं या नाखुश होते हैं हमारे इलाज से, मुझे लग तो रहा हमको है भी खराब कि लगता वो है। आप अभी भी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ये बात आप बता रहे हैं तो अभी भी आप इमोशनल हो गए। देखिए, मैंने बोला था आखिरी सवाल है, लेकिन अब आपसे बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये भी सवाल हो जाना चाहिए, वो भी सवाल हो जाना चाहिए। लेकिन अब मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ बढ़ती हूँ। और आजकल एक जेनजी वर्ड बड़ा ट्रेंडिंग है, इंस्टाग्राम पर सुन रहे होंगे आप, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। ये जेनजी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि इनको अगर कुछ सलाह देना है तो तरीका भी इनका होना चाहिए। डॉक्टर साहब, देखिए, जेनजी की जो समस्या है, पहली बात है कि मैं जो सलाह देना चाहूँगा कि सुनना सीखना चाहिए। राइट, सबसे पहले सुनना सीखना चाहिए। पहले सुने फिर बोलें, पहले बोलना गलत है। राइट, ये हम सब ये गलतियां करते हैं और हम अपनी गलतियों से सीखे भी हैं कि पहले सुनो। हो सकता है कि सामने वाला सही हो, इनिशियली ही माइट अपीयर टू बी रॉन्ग, बट इवेंचुअली ही माइट बी करेक्ट और आपको सही सलाह दे रहा हो। और ख़ासकर मेरे ब्रांच से रिलेटेड चीज़ें हैं तो जेनजी में सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई हैं और वो लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं या बहुत ही लाइटली लेते हैं। तो उसको लाइटली ना लें और अपने डॉक्टर से जो भी उनको सलाह लेनी है खुल के बात करें। एक चीज़ अच्छी, जेनजी में बहुत खुल के बात करते हैं। जब भी जेनजी दिखाने आता है तो दे डोंट हेजिटेट, दे स्पीक ओपनली। ये चीज़ बहुत अच्छी है जेनजी में। वो अपनी जो उनको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, दे कम एंड दे विल डिस्कस इन डिटेल एंड दे फॉलो द एडवाइस। तो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मैं बहुत तारीफ करता हूँ जेनजी की। थोड़ा सुनना सीखना चाहिए, तो जेनजी परफेक्ट सुनना है। सीखना चाहिए, बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे खास प्रोग्राम के पहले मेहमान बनने के लिए। और मुझे लगता है कि जो लोग भी आज आपका इंटरव्यू देखेंगे वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और जिनका सपना डॉक्टर बनने का होगा वो समझेंगे कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी नए मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़।